आज से लगभग 2250 साल पहले इतने बड़े एम्पायर को चलाना आसान बात नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था सिवाय एक लोहे के आविष्कार के। इसके बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक ऐसी आइडियल गवर्नेंस सिस्टम को बनाया या ऐसे आइडियल गवर्नेंस सिस्टम की नींव रखी जो आज के सिस्टम के लिए एक मिसाल है। उन्हें जरूरत थी एक अच्छे सेंट्रलाइज सिस्टम की। इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एम्पायर के दोनों पिलर्स मिलिट्री और रेवेन्यू दोनों को सशक्त किया, मजबूत किया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सिस्टम को मजबूत किया और कैसे पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। तो इसके लिए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, रेवेन्यू, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, एस्पिनोज जिसे हम स्पाई सिस्टम कहते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया आज हम समझेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इन्होंने क्या किया था कि अपने पूरे राज्य को हाईली सेंट्रलाइज किया था। सारी पावर्स जो जरूरी पावर्स हैं किंगशिप के लिए, वो सारी सुप्रीम पावर्स राजा ने अपने पास रखी। और साथ ही साथ उसने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई। जो आज का कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर पीएम के आसपास रहते हैं, तो वो बनाया उसने। और उस समय वो कहलाया मंत्री परिषद और उनके मेंबर मंत्री कहलाए, ठीक है। और काउंसिल का जो हेड था वो मंत्री परिषद अध्यक्ष कहलाया, जो आज का पीएम है। तो उस सोच लो कि पीएम की संकल्पना उस समय आज से लगभग 2250 साल पहले रखी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद कुछ तीर्थ, एक तीर्थ नाम का पद देखने को मिलता है जो कि इन मंत्रियों के बाद का पद था, ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन में सबसे ऊंचे पद। 18 तीर्थ देखने को मिलते हैं, 18 पद देखने को मिलते हैं ऐसे। उनके बाद अध्यक्ष था, ठीक है, तीर्थ के बाद अध्यक्ष थे, और ऐसे 20 अध्यक्ष पद देखने को मिलते हैं। उन्हें इकोनॉमिक और मिलिट्री फंक्शन के अध्यक्ष बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद महामात्य, ठीक है, महामात्य देखने को मिलते हैं। और महामात्य के बाद आमात्य। आमात्य कौन थे? सचिव। आज के जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, सचिव, वो थे प्रेजेंट डे सेक्रेटरीज। अध्यक्ष को देखो करना क्या होता था, अध्यक्ष वर फॉर्म्ड इनटू अ सेक्रेटरिएट। तो अध्यक्ष वगैरह थे तो वो सचिवालय में रहते थे और उनके काम दाम सब देखते थे कौन? आमात्य। और इन सब का जिक्र किस में देखने को मिलता है? तो वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कॉमर्स, स्टोर हाउस, गोल्ड, शिप्स, एग्रीकल्चर, काउज, हॉर्सेस, सिटी, चैरियट्स, मिंट एंड इन्फेंट्री, जो भी उस समय की व्यवस्था थी, शासन प्रशासन में जो भी जरूरतें चीजें थी, उन सब का जिक्र किया है चाणक्य ने, विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। युक्ता क्या था? सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द किंग्स रेवेन्यू। जो सम्राट के पास टैक्स आता था, रेवेन्यू आता था, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जिन लोगों को कि आप लोगों को टैक्स कलेक्ट करना है, तो टैक्स कलेक्टर्स युक्ता थे। राज्य कौन थे? राज्य का ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट, भूमि पैमाइश या कहें तो भू पैमाइश को लेके, बाउंड्री फिक्सिंग को लेके, मापन को लेके राज्य का नियुक्त किए गए थे। संस्था अध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट ऑफ मिंट। समस्था अध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्केट, बाजार के अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, टोल्स, ये जो टोल होते हैं, टोल नाका वगैरह, वहां के अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, ये था कृषि प्रमुख। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, एक आध बार कहीं शायद एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया था, सीता अध्यक्ष किससे संबंधित था? तो कृषि संबंधित था, ठीक है। तो सीता अध्यक्ष। नवाध्यक्ष था सिपों को लेके। लोहा अध्यक्ष था आयरन को लेके। पौथवा अध्यक्ष था आपका वेट्स एंड मेजरमेंट्स को लेके, ठीक है। तो और आकार अध्यक्ष था माइंस, खानों को लेके। व्यवहारिका जो महामत था वो था जुडिशरी ऑफिसर्स, न्याय व्यवस्था को जो अधिकारी था वो व्यवहारिका महामात्य कहलाया। पुलिस अंज कौन था? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। यहाँ पे सम्राट ने फोकस किया कि हमें जमीनी स्तर पे पब्लिक डीलिंग अच्छी रखनी है। जनता को कोई समस्या है तो वो समस्या सम्राट तक जेन्युइनली पहुंचनी चाहिए और उसका निवारण भी होना चाहिए। तो इसके लिए उसने एक पद बनाया, पुलिसंज, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, पीआरओ। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, उस समय जन्म और मृत्यु के जो रजिस्ट्रेशन होता था, पंजीकरण होता था, वो भी बताओ किया जाता था।
फॉरेनर्स, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, सेल टैक्स कलेक्शन, ये सब उसके शासन प्रशासन में या उसके शासन प्रशासन के कंट्रोल में होता था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड था? तो सबसे छोटी यूनिट थी विलेज, और विलेज का प्रमुख था ग्रामिका। ग्रामिका बोला गया, आप लोग इसे अपने हिंदी में नोट सुनाते आना, हालांकि हमने भले ही इसमें इंग्लिश लिख दिया है, पर आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी में समझा दें, ठीक है? तो हमें लगता है कि आपको कठिन होगा, इतनी टफ नहीं है ये लैंग्वेज। तो विलेजेस हैड अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, ग्रामिका को उस गांव की सुप्रीम पावर दी जाती थी। प्रदेश का कौन था? प्रोविंशियल गवर्नर, राज्यों के जो गवर्नर हैं, जैसे राज्यपाल होते हैं ना आज के, उस समय राज्यपाल भी थे। तो प्रदेश का राज्यों गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहीं कहीं पे छोटे राज्य हैं तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप समझ सकते हो किस हिसाब से। तो स्थानिका कौन था? टैक्स कलेक्टर, वर्किंग अंडर प्रदेश का। तो प्रदेश का के अंडर में वर्क करता था स्थानिका, रेवेन्यू कलेक्शन को लेके, ठीक है। दुर्गपाल कौन था? गवर्नर ऑफ फोर्ट्स, जो किलों को देखता था, किलों का अध्यक्ष। अंतपाल कौन है? गवर्नर ऑफ फ्रंटियर, सीमाओं को लेके, जो राज्य की सीमाएं हैं उनके व्यवस्था देखना अंतपाल का काम था। अक्षपाला कौन था? अकाउंटेंट जनरल, लेखा जोखा प्रणाली को लेके। लिपिकार, स्क्राइब्स, लेखक भी थे वहां पे, स्क्राइब लिपिकार थे। मिलिट्री, अच्छा अब मिलिट्री में देखें तो देखो सशक्त सेना का होना भी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए इसने एक कमांडर इन चीफ को बनाया, सेनापति पद यहां पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और उसका सेनापति का अपॉइंटमेंट किंग के द्वारा डायरेक्टली किया जाता था, ठीक है, किया जाता था। इसके बाद द मिलिट्री वाज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्टर्स, जो सेना थी उसे 5 टुकड़ियों में बांटा गया था। पैदल, घुड़सवार, इन्फेंट्री, कैवलरी, और जो रथ वाले थे और जो हाथियों वाले थे, और नेवी और जो अदर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस थे। इस प्रकार से 5 कैटेगरी में सेना को विभाजित किया गया था, और 5 प्रकार की सेना इसके पास सख्त रूप से कार्य कर रही थी। द आर्मी सैलरी वाज पेड इन कैश, और सेना को जो वेतन है वो इन हैंड सैलरी दी जाती थी कैश के रूप में। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था यहाँ पे? तो द रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ वाज कॉल्ड समहर्त। तो समहर्त कौन था? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो टैक्स कलेक्शन, आय के स्रोत, देखो किसी भी राज्य का आय का स्रोत आपकी भूमि से होता है। भूमि से जुड़े हैं किसान, किसानों की उपज अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि टैक्स ज्यादा पे करेंगे। तो किसानों के द्वारा दिया गया टैक्स ही उस राज्य को समृद्ध बनाता था। तो टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार दिया गया था वो समहर्ता को दिया गया था। और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल देखने को मिलता है, सन्निधता, ट्रीजर, ठीक है, कोषाध्यक्ष से कहते हैं, ट्रीजरर, ट्रीजरी नहीं होती, कोषागार वगैरह, ठीक है। तो रेवेन्यू वाज कलेक्टेड ऑन लैंड, इरिगेशन, शॉप्स, कस्टम्स, फॉरेस्ट, फेरी, माइंस, पर्चर्स, लाइसेंस फीस भी ली जाती थी कुछ लोगों से जो प्रोफेशनल थे, ठीक है, आर्टिसंस, कारीगर वगैरह, और जो कुछ भी काम करते थे वो आपके लाइसेंस फीस के रूप में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते थे राज्य के कोषागार में। मोस्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो जो यहाँ का लगान था, भूमि लगान वगैरह था, तो जितना उपज हुई है उसका 1/6। तो आप ये कहीं पे लिख लेना, 1/6, ठीक है। तो 1/6 भूमि लगान लगाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पुलिस व्यवस्था देखें तो ऑल द मेन सेंटर्स हैड पुलिस हेडक्वार्टर थे वहां पे, और बंदी गृह भी देखने को मिलते हैं। और लॉकअप को उस समय कहा जाता था चरक, ठीक है, तो चरक लॉकअप थे। ट्रांसपोर्ट को लेके ये रथ, घोड़ा गाड़ी वगैरह होती हैं, और कुछ पैदल वगैरह साधन थे। उस समय कोई ज्यादा विकास हुआ नहीं था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में, लेकिन फिर भी इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बहुत अच्छे से स्पाइस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो स्पाइस सिस्टम क्या था? द स्पिनोज सिस्टम ऑफ द मौर्यंस वाज वेल डेवलप्ड। इन लोगों ने गुप्तचर व्यवस्था को सबसे सुदृढ़ किया था, और ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? चाणक्य ने। चाणक्य ने बोला कि यार अगर आपको लंबे समय तक गद्दी पे टिके रहना है तो हमें अपने राज्य में ही पनपने वाले जो छोटे मोटे शत्रु होते हैं, आगे जाके बड़े विद्रोह कर देते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती रहनी चाहिए कि राज्य के अंदर गतिविधियां क्या चल रही हैं। तो इसके लिए स्पाइस अपॉइंट किए गए। देयर वर स्पाइस हु इन्फॉर्म द किंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। वहां के शासन प्रशासन के बारे में बताने के लिए स्पाइस थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्पाइस, 2 प्रकार के स्पाइस देखने को मिलते हैं, संस्थाना और संचारी।
कुछ जो थे कि अगर आपको एक एरिया दे दिया, आप वहां पे रहोगे, वहां की गतिविधियां किसी दूसरे को बताओगे तो दूसरा जाएगा सम्राट को बताएगा। तो बीच में जो मीडिएटर था वो संचारी था, और संस्थाना था वो वहां का मतलब फिक्स्ड, जो वहां का अपॉइंटमेंट मिलता था उनको फिक्स कि यार यहाँ पे आपको रहना है और यहाँ की गतिविधियां आपको बतानी है। गूढ़ पुरुष, इन स्पाइस को या इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से बताया गया है, किसमें? अर्थशास्त्र में। वर द डिटेक्टिव्स और सीक्रेट एजेंट, उनको कंट्रोल करता था महामात्र प्रस्पर, महामात्र प्रस्पर। ठीक है, तो ये अजीब नेम थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है, तो आप इसे कहूँ तो लिख, कहीं चाहे तो नोट कर लेना, महामात्र प्रस्पर। ठीक है, तो दीज एजेंट्स वर पिक्ड फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, और ये जो एजेंट थे, गूढ़ पुरुष थे, इनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से उठाया जाता था कि ताकि उस वर्ग से या कहें तो उस सोसाइटी की उन्हें नॉलेज रहे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें पूरी जो साम्राज्य पे कवर करनी है तो हर एक क्षेत्र के लोगों का सहारा लेना होगा, तो जाहिर सी बात है, इसीलिए उनको डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से उठाया जाता था। वहां पे कुछ एजेंट भी देखने को मिलते हैं, जो बिस कन्या, पॉइजनस गर्ल। ठीक है, तो बिस कन्या भी देखने को मिलती है चंद्रगुप्त साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बॉडी बिल्डर भी थे, बॉडीगार्ड जिसे कहेंगे। तो बॉडीगार्ड पता है इसकी कौन थी? महिला अंगरक्षक। इसने कुछ महिला बॉडी बिल्डर्स को अपने आसपास रखा हुआ था सुरक्षा के लिए, और यहाँ तक कि ये किसी भी एक अपने कमरे में 2 रात से ज्यादा नहीं बिताता था। इसे भय था कि हमें शत्रु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे आचार्य चाणक्य ने। उसके खाना खाने से पहले उसके खाने को टेस्ट किया जाता था दरबारियों के द्वारा। तो ये सारी स्ट्रॉन्ग जो पॉलिसीज हैं या कहें तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उसके शासन प्रशासन चलाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रही थी। तो ये जो लेक्चर था आपका मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन को लेके था, थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। कुछ रह जाएगा तो हम ऑब्जेक्टिव में कवर कर लेंगे। और इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।